हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। आज मैं एंटरप्रेन्योरशिप में या मैनेजमेंट में एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है क्रिएटिविटी। हिंदी में कहते हैं रचनात्मकता या सृजनात्मकता। सर हिंदी क्यों बताते हैं? क्योंकि हिंदी के भी बच्चे पढ़ते हैं। तो आप देखिए, क्रिएटिविटी आज हम समझेंगे ये होता क्या है। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्रिएटिविटी का होना बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपको अपना बिजनेस ओपन करना है। तो बिजनेस ओपन करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट लाएं, कौन सी सर्विस लेके आए। अगर आप कुछ इस टाइप की नई थिंकिंग रखते हैं कि प्रोडक्ट का क्या एडवांटेज होगा, क्या डिसएडवांटेज होगा, और आप अपनी थिंकिंग को या आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं, तभी जाके आपका बिजनेस सक्सेस होगा। मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि अपना एक बिजनेस ओपन करूं, ठीक है, ये मेरा आइडिया हो गया। अब मैं बिजनेस में एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आऊं जो आज तक आया ना हो। मान लेता हूं कि अभी तक मैनुअल रिक्शा चलता था। मैंने सोचा कि मैं ऐसा प्रोडक्ट लेके आता हूं जो मार्केट में अभी तक आया ना हो। मैंने ई रिक्शा लॉन्च कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने ई रिक्शा ला दिया, बैटरी रिक्शा ला दिया। तो मैं क्रिएटिविटी वाला आदमी हूं। मैं कौन हूं? क्रिएटिविटी। मैंने नई चीज सोची और उसको रियलिटी में कन्वर्ट किया। तो एंटरप्रेन्योर का जो क्रिएटिविटी होता है बेटा, वो उसके अंदर होना चाहिए। अगर एंटरप्रेन्योर क्रिएटिव नहीं है तो इनोवेटिव नहीं हो सकता। अब बात आती है सर, क्रिएटिविटी और इनोवेटिव में क्या अंतर होता है? क्रिएटिविटी का मतलब होता है नई नई थिंकिंग, न्यू आइडिया जनरेट करना और इसको जनरेट करके रियलिटी में कन्वर्ट करके नया प्रोडक्ट दे देना। इसे कहते हैं इनोवेशन। तो क्रिएटिविटी पहले होती है और इनोवेशन बाद में होता है। तो क्रिएटिविटी को अगर आप एक एग्जांपल से समझें तो ऐसे समझिए। देखिए, क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि रचनात्मकता। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ये चीज होनी चाहिए। अगर वो क्रिएटिव नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चला पाएगा। मान लीजिए बच्चा, मैं एक कैफे खोलना चाहता हूं, मैं एक कैफेटेरिया खोलना चाहता हूं जहां चाय वाय की व्यवस्था होगी, थोड़ा सा लंच वगैरह की व्यवस्था होगी, ब्रेकफास्ट की व्यवस्था होगी। मैंने सोचा कि लो एक नया बिजनेस ओपन करते हैं और मैं एक कैफेटेरिया ओपन कर रहा हूं, ठीक है। मैंने सोचा चाय तो सारे लोग बनाते हैं, टी तो सारे लोग बनाते हैं। अब टी में भी कई प्रकार के टी होते हैं, अदरक के होते हैं, लहसुन के होते हैं, पुदीना के होते हैं, धनिया के होते हैं। अच्छा, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डाइट वाली टी डालूं। बहुत सारे अंकल लोग, ओल्ड एज के लोग आते हैं जिनको की शुगर की प्रॉब्लम होती है या जिनको मेडिकल प्रॉब्लम होती है, हेल्थ का इश्यू होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनके लिए अपने बिजनेस में डाइट वाली टी शामिल करूं या डाइट वाला लंच या डिनर शामिल करूं। तो बेटा मैं क्रिएटिव टाइप का आदमी हूं। मैं कौन हूं? क्रिएटिव टाइप का आदमी। मैं अभी सोच रहा हूं, ये मेरी आइडिया है। कल को जब मैं अपने मेन्यू में उस चीज को शामिल कर दूंगा और बिजनेस में वो चीज आने लगेगी तो वो मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा और वही मेरा इनोवेटिव चीज हो जाएगी। समझ में आई बात? मतलब नई चीज ला दिया मैंने। तो कुल मिलाकर के क्रिएटिविटी पहले आएगी। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है कि किसी इंसान के अंदर शुरुआत में जो आइडिया आते हैं, नई नई सोच आती है, ऐसी सोच, ऐसी थिंकिंग जो आज तक किसी ने सोची नहीं है या उसने नहीं सोची है कभी पहले, इस टाइप की चीज, तो बेटा वही क्रिएटिविटी होती है। और इसीलिए बच्चों के अंदर भी क्रिएटिविटी बचपन से कराई जाती है। जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि टीचर कुछ करके बोलते होंगे जाओ करके घर से ले आओ। तो जितना ज्यादा आप उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, साइंस में, उतना ज्यादा आपके अंदर और चीजें समझने की इच्छा बढ़ती थी। तो यही होता क्रिएटिविटी। आपके अंदर कितना ज्यादा नई चीजों को सोचने समझने की शक्ति है या नई चीज, नए आइडिया आप कितनी जल्दी जनरेट करते हो और उसको जब आप इंप्लीमेंट कर देते हो, रियलिटी में बदल देते हो, तो यही इनोवेशन हो जाता है, नवीनीकरण हो जाता है। समझ में आई बात? जैसे मान लेता हूं ये डिजिटल बोर्ड है, अब ये आ गया तो किसी ने इसको सोचा होगा कि व्हाइट बोर्ड होता है, कोई चीज सेव नहीं होती, उसमें वीडियो दिखाना हो, इमेज दिखाना हो, दिखा नहीं सकते। किसी ने सोचा होगा क्यों ना ऐसी चीज लाई जाए टीचिंग की दुनिया में जिसको हम डिजिटलाइज कर सकें, जिससे हम ऑनलाइन कनेक्ट कर सकें, वीडियो क्लास बना सकें, पीपीटी से पढ़ा सकें। तो किसी ने अपने दिमाग में क्रिएटिविटी लाई होगी, फिर बाद में जब उसने उस पर काम किया तो वो इनोवेशन बन गया। ये नया प्रोडक्ट क्या बन गया? इनोवेशन बन गया। तो क्रिएटिव से ही इनोवेशन होता है। तो क्रिएटिविटी हर एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए, चाहे वो छोटा बिजनेस खोल रहा है चाहे बड़ा बिजनेस खोल रहा है। तो एंटरप्रेन्योर के अंदर नई थिंकिंग, नए आइडिया जनरेट करने की जो है क्वालिटी होनी चाहिए और ऐसी थिंकिंग, ऐसी आइडिया जो पहले किसी ने सोची ना हो। तो यही होता क्रिएटिविटी। चलिए, मीनिंग क्लियर हो गई है तो अब देखते हैं। कह रहा है क्रिएटिविटी has become important in the present highly competitive market where the business needs to differentiate itself from other to survive. An entrepreneur who is creative and bring his idea into reality turn out to be successful in the business. क्या कह रहा है बेटा?
कि आज के हाईली कंपटीशन में, आज की एरा में क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। हर बिजनेसमैन को क्रिएटिव होना पड़ रहा है। अगर बिजनेस को अलग दिखना है सबसे हटके, तो उसके एंटरप्रेन्योर, उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं, मालिक हैं, उनको क्रिएटिव होना पड़ेगा। अगर एक बिजनेसमैन सक्सेसफुल बनना चाहता, अपने बिजनेस को बनाना चाहता है, तो उसको अपनी क्रिएटिव आइडिया लानी पड़ेगी और आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो क्रिएटिविटी क्या होती है? ऐसी चीज जो पहले आपने सोची नहीं है या किसी ने नहीं सोची है, और उस आइडिया को आप रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे ऑनलाइन बिजनेस आया बच्चा, पहले किसी ने नहीं सोचा था ना, बाद में किसी ने सोचा और उसको आइडिया रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। वो क्रिएटिव था और ये जो आइडिया रियलिटी बन गया, यही इनोवेटिव हो गया, इनोवेशन हो गया। अब आता है एंटरप्रेन्योर्स नीड न्यू आइडियाज फॉर सेटिंग अप एंड रनिंग न्यू बिजनेस वेंचर्स। हर एक एंटरप्रेन्योर को कोई बिजनेस चलाने, रन कराने के लिए नए नए आइडियाज को हमेशा जनरेट करना पड़ता है। अगर वो क्रिएटिव होगा तभी आइडिया जनरेट कर पाएगा खुद से। समझ में आएगा? Creativity can be described as the capacity or ability of an individual to create, discover or produce a new novel idea or project। कह रहा क्रिएटिविटी को आप इस तरीके से बता सकते हो कि किसी व्यक्ति के अंदर एक ऐसी योग्यता होती है जिसमें वो व्यक्ति नए नए आइडियाज को डिस्कवर करता है, नए नए प्रोडक्ट के बारे में चीजों को लाता है, नए नए आइडियाज लाता है और या नए प्रोजेक्ट पे काम करता है। तो अगर हम देखें तो एक इंडिविजुअल जिसके अंदर ये क्षमता है कि कुछ चीज क्रिएट करे, खोजे, उसे बनाए, नए नए आइडिया को लाए, नए नए प्रोजेक्ट पे काम करे, तो वही व्यक्ति क्रिएटिव माना जाएगा। समझ में आई बात? चलिए आगे देखते हैं। अब क्रिएटिविटी का डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रिएटिविटी के डेफिनेशन में सबसे पहले दो डेफिनेशन दिए गए, नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है? वीडियो चल रहा है। हाँ, अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन, स्पीयरमैन कहते हैं क्रिएटिविटी इज द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड टू क्रिएट न्यू कंटेंट बाय ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशन एंड देयर बाय जनरेटिंग न्यू कोरिलेट। क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं कि क्रिएटिविटी एक मानव दिमाग का, ह्यूमन माइंड का जो है पावर है। ये डिपेंड करता है आपका माइंड कितना पावरफुल है। अगर आपका माइंड पावरफुल है तो आप क्रिएटिव हैं, और अगर आपका माइंड पावरफुल है तो आप क्रिएटिव हैं। फिर ये कह रहे आप उसी क्रिएटिविटी से नई नई चीजों को, नए नए कंटेंट को लाते हैं, रिलेशन बनाते हैं और नई चीजों में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में आई बात? जैसे अगर आप देखें, न्यूटन ने सेब गिरते हुए देखा, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, सब देखते हैं सेब गिरते हुए। हालांकि अपने यहां नहीं होता। सर झूठ क्यों बोल रहे हैं, आपके यहां तो नहीं होता सेब? अरे हम फिल्मों में देखते हैं। कश्मीर में तो बहुत लोग सेब देखते होंगे ना गिरता हुआ। क्या किसी ने न्यूटन की तरह ग्रेविटी का कोई कानून बना दिया, लॉ बना दिया? बिल्कुल नहीं बनाया। तो देखो, न्यूटन क्रिएटिव थे। न्यूटन ने देखा कि जब सेब नीचे गिरता, ऊपर से पेड़ से टूटता तो नीचे क्यों गिर जाता है? तो न्यूटन ने इस पर रिसर्च करी और न्यूटन ने अपने दिमाग से चीजों को रिलेट किया, चीजों को, ग्रहों को, नक्षत्रों को और उनकी स्पीड को, तमाम चीजों को मिलाया और पता किया कि ग्रेविटी के कारण जो है सेब नीचे गिर जाता है। तो न्यूटन ने ग्रेविटी का लॉ बनाया। तो वही कह रहा कि इंसान का जो माइंड होता है वो जो है क्रिएटिविटी बताता है कि इंसान का माइंड कितना पावरफुल है, और इंसान उसी माइंड से क्रिएट करता है नई नई चीजों को, कंटेंट को, और मिला करके नए आइडियाज, नए कंटेंट को बना देता है। यही चीज बेटा ये बता रहे हैं स्पीयरमैन। अगला आता है अकॉर्डिंग टू ड्रूड हल है ये बेटा, ये ड्रूड हल, आप ऐसे पढ़िए इसको, DREUDAHL। नाम बड़ा अजीब होता है, इनके मम्मी पापा को छोटू, गोलू, मोटू रखना चाहिए था। ड्रूड हल कहते हैं क्रिएटिविटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन to produce composition, product, idea which are essentially new or novel and previously unknown to the producers। क्या कह रहे हैं? क्रिएटिविटी किसी व्यक्ति के अंदर एक ऐसी क्षमता होती है जो उसको नए प्रोडक्ट के आइडिया उसके माइंड में ले आती है, ऐसा आइडिया जो उसने पहले कभी खोजा नहीं था। अगर मेरे दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आता है जो प्रोडक्ट को लेकर के हो, और वैसा आइडिया मैंने कभी अपने जीवन में बेटा जो है अपने माइंड में नहीं लाया था, तो मतलब मैं क्रिएटिव आदमी हूं। अगर मेरी तरह आइडिया आपके भी पास है, सर हम भी समोसा और चाय बेचेंगे आप भी, तो ये क्रिएटिव नहीं हुआ। अगर समोसे में भी कई वैरायटी मैंने डाल दिया तो मतलब हम क्रिएटिव हुए, आप नॉर्मल व्यक्ति हुए। तो यही कह रहे हैं ये भाई साहब कि क्रिएटिविटी किसी व्यक्ति के अंदर की क्षमता होती है जो ये बताती है कि वो व्यक्ति जो है कितना ज्यादा चीजों को नए तरीके से सोच रहा है, किसी प्रोडक्ट के बारे में सोच रहा है, और वो चीज जो उसने पहले कभी सोची नहीं है। समझ में आई बात? तो चलिए आगे बढ़िए, रटिए मत, बहुत मार मारेंगे, पढ़ाई ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है?
कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी। अब बात आती कि क्रिएटिविटी को लेके अवधारणाएं क्या है, क्रिएटिविटी को लेके क्या क्या धारणाएं हैं, तो कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो आइए देखें क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एवरी पर्सन थिंक्स इन टर्म ऑफ, मैं सर आप क्यों पढ़ा दे रहे बेटा, क्योंकि ये डिफिकल्ट टॉपिक है, टेक्निकल शब्द हैं, आप ज्यादा सुने नहीं है, ज्यादा समझे नहीं, इसलिए मैं एक चीज को बता दे रहा हूं। एवरी पर्सन थिंक्स इन टर्म ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। द वर्ड क्रिएटिविटी रिमेन्स सराउंडेड बाई अ ग्रेट डील ऑफ कंफ्यूजन सिंस अ पर्सन कैन बिहेव क्रिएटिवली इन मेनी वेज, हेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी एज अंडर। क्या कह रहा है कि भाई देखो, हर व्यक्ति के अंदर सोचने की, समझने की शक्ति अलग अलग होती है, क्रिएटिविटी का लेवल अलग अलग होता है। मैं ज्यादा अच्छा क्रिएटिव हूं, आप नहीं है, मान लीजिए। अच्छा, फिर कह रहा है कि क्रिएटिविटी शब्द को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन होते रहते हैं कि क्रिएटिविटी है क्या। फिर कह रहा है कि भाई किसी भी व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी का जो लेवल होता है उसी के हिसाब से व्यक्ति या पर्सन बिहेव करता है। तो हम क्रिएटिविटी को कई तरीके से समझ सकते हैं, क्रिएटिविटी की बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको समझ सकते हैं पढ़ करके कि क्रिएटिविटी यही चीज होती है। क्लियर? तो क्रिएटिविटी की धारणाएं क्या होती हैं देखते हैं। क्रिएटिविटी एक टैलेंट हो सकता है। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर एक अच्छा शॉट खेलते हैं, लता मंगेशकर जी अपने हिसाब से गा रही हैं, तो ये सचिन का टैलेंट है, हम नहीं चुरा सकते। लता मंगेशकर जी की तरह हम कोकिला आवाज में नहीं गा सकते, किशोर दा की तरह हम नहीं गा सकते। समझ में आएगा? तुम लोगों को निरहू पसंद है और केसारी लाल यादव पसंद है, तुम लोग उनकी तरह नहीं गा सकते हो। तो ये सबके अंदर का टैलेंट है, तो ये उनकी क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी की धारणा है कि क्रिएटिविटी एक टैलेंट भी हो सकता है जो सबके अंदर नहीं होता। अलग अलग टैलेंट, अब सूर्या रिवर्स छक्का मार देते हैं, ऐसे स्कूप शॉट लगा देते हैं, तो हम तो नहीं मार पाएंगे ना। तो ये उनका टैलेंट है बेटा। तो क्रिएटिविटी एक टैलेंट हो सकता है। क्लियर? दूसरा, क्रिएटिविटी एज अ प्रोसेस। क्रिएटिविटी कोई प्रक्रिया हो सकती है। मान लीजिए मैं एक वैज्ञानिक हूं नहीं, मैं एक वैज्ञानिक हूं और मैं किसी चीज को बना रहा हूं, नया आविष्कार कर रहा हूं, नया इन्वेंशन कर रहा हूं, तो बेटा मैं स्टेप वाइज स्टेप काम कर रहा हूं, फाइनली वो मेरा आविष्कार बन जाएगा, वो मेरा आविष्कार हो जाएगा, इन्वेंशन हो जाएगा, नई चीज आ जाएगी, सबको पता चल जाएगी, फिर तुम लोग यूज करोगे और फिर मेरा नाम गाओगे कि हिमांशु सर बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। तो कुल मिलाकर के क्रिएटिविटी स्टेप बाय स्टेप भी होती है, एक प्रोसेस की तरह भी हो सकती है। समझ में आई बात? दूसरा आता है क्रिएटिविटी एज अ नोवेल आइडिया। क्रिएटिविटी कोई नया आइडिया भी हो सकता है, किसी प्रोडक्ट को लेकर के या किसी मार्केट को लेकर के। समझ में आई बात? क्रिएटिविटी एज अ न्यू थिंग। क्रिएटिविटी किसी नई चीज को लेकर हो सकता है, वैसे न्यू थिंकिंग है, थिंग्स नहीं है, गलत लिखा हुआ है, ये हमको लग रहा है पीपीटी मिस्टेक हो गया। न्यू थिंग्स नहीं होता बेटा, न्यू थिंकिंग होती है। क्रिएटिविटी क्या है? एक न्यू थिंकिंग है, किसी नई चीज को लेकर के सोचना जो पहले किसी ने नहीं सोचा था, वो क्रिएटिविटी। अब जैसे चाय की दुकान, बेटा नॉर्मल चाय हमने पिया हुआ है चीनी का, बिना चीनी का। अब हम जब पहली बार 90s कैफे गए तो उसने कहा सर आइस लेमन टी दे दूं क्या? मैंने सुना यार बहुत अच्छी चीज है क्या। अब मैं 90s कैफे बैठा, आइस लेमन टी पिया, क्या था? कुछ नहीं था, एक गिलास था, गिलास में थोड़ा सा उसने चीनी नहीं होता, उसने लेमन डाल दिया, ऐसे लेमन का टुकड़ा काट के साइड में लगा दिया, एक पाइप दे दी, कहा पी लीजिए। थोड़ा सा चाय वाय रहा होगा, मुझे याद भी नहीं, लेकिन पीने में तो अच्छा लगा था। बट बाद में लगा अच्छा ये भी कुछ है क्या। तो जिसने इस टाइप का आइडिया बिजनेस में लाया होगा, नई थिंकिंग बोली जाएगी। सबके बस की बात नहीं है। तुम सिर्फ कौन सा चाय बेचते? वही नॉर्मल और शुगर वाला, मतलब शुगर फ्री वाला, और यहाँ अदरक पुदीना धनिया सब बेच ले रहे हैं, सब। समझ में आया? तो ये न्यू थिंकिंग है। हालांकि अब वही आइडिया सब चुरा रहे हो तो न्यू थिंकिंग नहीं है, जिसने पहले लाया होगा वो उसकी न्यू थिंकिंग होगी। अब तो हर दुकान पे ये मिल जाता है जो हम बता रहे हैं। क्रिएटिविटी क्रिएट इनोवेशन। जब आप क्रिएटिव होंगे तो आप इनोवेशन करेंगे, आप नई चीज सोचने वाले हैं, नए नए समस्याओं को सॉल्व करने वाले, नई नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, तो आप नए नए चीजों को बनाने वाले भी होंगे। तो यही होता है कि जब आप क्रिएटिव होंगे तो इनोवेटिव होंगे। क्लियर? चलिए सर अब आगे, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बना लीजिए। एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के अंदर एलिमेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं, मतलब ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं क्रिएटिविटी के अंदर जिससे पता चलता है कि एक व्यक्ति क्रिएटिव है, रचनात्मक है, नई नई थिंकिंग या इनोवेटिव आइडिया वाला है। तो क्रिएटिविटी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट या तत्व पाए जाते हैं, आइए देखें। पहला आता है सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। हिंदी में क्या बोलते हैं? संवेदनशीलता। अब मैं यहां एग्जाम्पल से पढ़ाता हूं, ठीक है? देखो, क्रिएटिविटी तभी आपके अंदर होगी जब आप सेंसिटिविटी वाले होंगे। जैसे मान
मैं इन्वायरमेंट को लेके काफी ज्यादा सेंसिटिव हूं। आजकल इन्वायरमेंट काफी ज्यादा, जो हमारा पर्यावरण है, काफी ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। अब मैं ऐसा बिजनेसमैन हूं जो इन्वायरमेंट को भी सोचता हूं और पोल्यूशन भी मुझे कम करना है, तो मैंने कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जो इको फ्रेंडली नेचर का है। तो मतलब मैं सेंसिटिविटी है मेरे अंदर, और मैंने उससे अपने अंदर क्रिएटिविटी लाई कि चलो यार, मैं ऐसा, जैसे मान लो मैं पैकेट बनाता हूँ, पन्नी लोग बनाते, तो मैं पॉलीथीन नहीं बना रहा हूँ, मैं केले के पत्ता या कागज का यूज करके बढ़िया बैग तैयार कर रहा हूँ। तो मैं मान लो ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ जो मेरा बैग का बिजनेस है। तो मैंने सोचा अगर मैं प्लास्टिक का बनाता हूँ तो इन्वायरमेंट को नुकसान होगा, अगर मैं चमड़े का बनाता हूँ तब भी इन्वायरमेंट का नुकसान होगा। तो ऐसा क्यों ना करूं कि ऐसा कुछ बनाऊं जिससे इको फ्रेंडली हो। तो मैं संवेदनशील अगर हूं इन्वायरमेंट को लेकर या किसी चीज को लेकर, तो मेरे अंदर में उसी टाइप का आइडिया आएगा और मैं उस टाइप का बिजनेस करूंगा। तो ये होता है कि एक बंदे के अंदर क्रिएटिविटी में सेंसिटिविटी होनी जरूरी है। समझ में आई बात? दूसरा, नॉवेल्टी। अगर आपके अंदर न्यू आइडिया बार बार नहीं आ रहे, एक ही जैसी आइडिया बार बार लेके अपने दिमाग में आ रहा हो, तो आप क्रिएटिव नहीं हो। तो क्रिएटिविटी के अंदर नए नए आइडिया हर बार आने चाहिए। ये नहीं पिछली बार भी हमने इलेक्ट्रॉनिक सोचा, इस बार भी इलेक्ट्रॉनिक सोच रहा हूं, नहीं, कुछ नया। तीसरा था ओरिजिनलिटी। क्रिएटिविटी कहता है कि कोई भी चीज आप अपनी ओरिजिनल बनाएं, दूसरे के ना कॉपी करें। अगर आप ओरिजिनलिटी कर रहे हैं, जैसे हम कोई गाना गा रहे हैं तो हम नई चीजें गा रहे हैं, अगली बार फिर नया गा रहे हैं, किसी कॉपी नहीं कर रहे हैं, या म्यूजिक ला रहे हैं तो हम नया ला रहे हैं, तो बेटा हम क्रिएटिव हैं। तो मतलब हमारे अंदर क्रिएटिविटी है। हम अगर सेंसिटिव हैं, नई नई चीज सोच रहे हैं और अपनी ओरिजिनल बना रहे हैं, किसी कॉपी नहीं कर रहे हैं। अगला आता है फ्लुएंसी। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितनी बार मेरे मन में आइडिया आ रहा है, मैं कितना ज्यादा उस पर विचार कर रहा हूँ, विमर्श कर रहा हूँ, कितना ज्यादा मैं दिमाग लगा रहा हूँ, तो ये होती फ्लुएंसी। मैं कितना जल्दी जल्दी उस पर सोच रहा हूँ, ये होती फ्लुएंसी। ये भी मेरे अंदर होनी चाहिए। पता लगा प्रॉब्लम है, हाँ सोचेंगे, 5-6 दिन लगेगा, आप देखते हैं, बताते हैं, ये नहीं। फ्लुएंसी, उसी दिन से मैंने सोचना चालू किया, शाम तक मामला खत्म कर दिया। तो अगर बिजनेसमैन के आगे कोई प्रॉब्लम है या किसी व्यक्ति के आगे कोई प्रॉब्लम आ गई बिजनेस में, तो कितना ज्यादा उस पर सोच रहा है, कितना बार बार विचार कर रहा है, आइडिया ला रहा है, ये होती फ्लुएंसी होनी चाहिए। तब आप क्रिएटिव माने जाएंगे। अगला, क्यूरोसिटी। किसी चीज को जानने की इच्छा, छोटे बच्चों को होता नहीं। फिर इसके बाद क्या होता है, पापा फिर लंका में रावण को जब भगवान श्री राम ने मारा तो उसके बाद क्या हुआ। अच्छा पापा, जब भगवान श्री राम अयोध्या में आ गए तो फिर क्या हुआ। तो छोटा बच्चा जानना चाहता ज्यादातर। ऐसे आपको भी क्यूरोसिटी होना पड़ेगा। आपके अंदर चीजों को समझने की उत्तेजना होनी पड़ेगी। जब आपके अंदर इच्छा होगी, बार बार आप चीजों को समझोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, देखोगे, तब आप ज्यादा क्रिएटिव होगे। समझ में आई बात? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कहता है कि जैसा सिनेरियो चल रहा है, बिजनेस जैसा इन्वायरमेंट चल रहा है, सराउंडिंग चल रही है, वैसे आपको अपने बिजनेस को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ऑफलाइन से कोविड आ गया तो तुरंत ऑनलाइन में आना पड़ा। तो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्रिएटिविटी यही है कि वो तुरंत ऑनलाइन में आ जाए, नहीं तो ऑफलाइन के चक्कर में बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। तो ये चीज होनी चाहिए। सेल्फ डिसीजन। जो व्यक्ति है, जो एंटरप्रेन्योर, वो अपने आप से डिसीजन ले सके। ये नहीं कि हम आपके ऊपर टिके हुए हैं, आप 3 महीने बाद हमको पता है बिजनेस खत्म हो गया मेरा, तो नहीं। तो किसी भी के अंदर क्रिएटिविटी होने के इतने एलिमेंट होने चाहिए। अगर आपके अंदर ये सारी चीजें हैं तो आप क्रिएटिव हैं। समझ में आई बात? तो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ये चीज होनी चाहिए। सर ये आगे बताइए अब आप। अगला आता है, लास्ट पॉइंट है, टेक्निक्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट। मान के चलिए कि एग्जाम में 100% में 99.9% आने के चांस है। सर बाकी के 0.01 मैं नहीं ले सकता है गारंटी ना, उतना ही लूंगा। बाद में नहीं आएगा तो बता दूंगा नहीं, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन ये आने के 100% चांस है। पढ़ लो, ज्यादा डिफिकल्ट चीजें पहले से तैयार रहेंगी तो आसान चीज तो तैयार ही है, क्या दिक्कत है। कई बार हम ऑप्शन में देखते हैं ना कि हमें इससे भी डिफिकल्ट मिल जाता है, तो पता लगा हमें यही करना है, इसमें भी हमारे पास वर्ड पावर कम है तो हम लिख ही नहीं पाते। तो ज्यादा पढ़े रहेंगे तो ज्यादा कर पाएंगे। आइए देखते हैं, टेक्निक्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप। जब आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं आप, तो आपके पास क्रिएटिव थिंकिंग कहां से आएगी। आप कैसे अपने थिंकिंग को क्रिएटिव करेंगे, आप कैसे नए नए आइडिया लाएंगे, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, आपके अंदर क्रिएटिविटी कहां से आएगी, ये टेक्निक आपको समझना पड़ेगा। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर है, उसको अपने एंटरप्रेन्योरशिप में क्रिएटिव थिंकिंग की कौन सी टेक्निक फॉलो करनी चाहिए, कहां से उसके अंदर क्रिएटिविटी वाली थिंकिंग आएगी। टेक्निक देख लेते हैं। देखो ये तो आप पढ़ लोगे, कोई मतलब नहीं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर एक एंटरप्रेन्योर को नए नए आइडियाज चाहिए होते हैं, नई नई थिंकिंग चाहिए होती है। वो चीज उसके अंदर कहां से आएगी, ऐसी कोई टेक्निक बताओ। तो 4 टेक्निक दिए गए हैं। पहला था फोकस ग्रुप।
कौन सा आता बेटा? फोकस ग्रुप। अब इसको सर एग्जाम्पल के आप बताएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, तो फोकस ग्रुप का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब फिर मीनिंग क्लियर करेंगे। देखो, मान लो कि मिस्टर एक्स है, ये एक बिजनेस ओपन करना चाहता है फूड का। किसका? मैं खाने पीने में बहुत ज्यादा भरोसा करता हूं, इसलिए मेरी बॉडी भी आपको दिखती होगी इस टाइप की, तो मैं खाने के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूं। खाने में भी तो इंटरप्रेन्योरशिप चल रही है, ऐसा तो नहीं है। एक्स जो है बिजनेस कर रहा है, करना चाहता है फूड का, ठीक है। अब फूड का बिजनेस करना चाहता है, तो इसने सोचा कि हम किस टाइप का बिजनेस करें। अब इसके पास माइंड काम नहीं कर रहा, सोच तो रहा है, लेकिन आजकल फूड के बिजनेस तो बहुत लोग किए हैं। अब ये चाहता है कि हम किस टाइप का बिजनेस करें कि हमारा बिजनेस फ्लॉप ना हो, चले लोग लाइक भी करें। भाई बिजनेस में पैसा लगता है, टाइम लगता है, इन्वेस्टमेंट होती है, तो लोग नहीं चाहते ना फ्लॉप हो बिजनेस, हम सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं। तो इसने क्या किया, अलग अलग एज के, अलग अलग एक्सपीरियंस के, अलग अलग कह सकते हैं कि जॉब के लोगों को बुला लिया, कुछ लोगों को बुला लिया। मान लेते हैं 8-10 लोग आ गए, एग्जाम्पल में ले लेते हैं। अब जिसमें दो लड़के हैं छोटे, 2 नौकरी करने वाले हैं, 2 बुढ़े हैं, सॉरी ओल्ड एज है, और मैं मानता हूं कि 2 हाउसवाइफ हैं। अब इसने इनसे पूछा बच्चों से, अगर बताओ मैं फूड का बिजनेस करूं तो आजकल क्या चल रहा है? बच्चे मतलब आप सबकी एज 18, 20, 22 वाले। तो बच्चों ने कहा मेरे हिसाब से पिज्जा और बर्गर ज्यादा अच्छा है। इसने जॉब वालों से पूछा, तो जॉब वाले कहे देखिए यार टाइम कम होता है, सुबह उठ के जाना होता है, 9 to 9 जॉब करनी पड़ती है, कॉर्पोरेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो यार जल्दी चाहिए और कुछ हेल्दी बना दो, ठीक है। ओल्ड एज से पूछा गया, तो इन्होंने कहा ठीक है, ऐसा है कि डाइट वाली चीज बनाओ कुछ, अब तो बुढ़ापा है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, शुगर हाई रहता है, कुछ अच्छा बनाओ यार ताकि हम भी खा सकें। और हाउस वाइफ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, घर वाला खाना चाहिए, बढ़िया हुई दाल मखनी चाहिए हमको। अब ये सबके आइडिया को लेकर के खुद की एक डिसीजन लेता है और फिर अपने बिजनेस में वो मेन्यू को शामिल करता है, अलग अलग कैटेगरी के, बच्चों का भी, ओल्ड एज का भी, जॉब वालों का भी, हाउसवाइफ का, ताकि कोई खाली ना जाए, जो भी आए उस टाइप का उसको हर वैरायटी मिल जाए। ये होता है फोकस ग्रुप। एक ग्रुप बना के फोकस किया गया और सबको प्रॉब्लम बताई गई, सबने बताया और फिर इसने इस हिसाब से एक क्रिएटिव माइंड लगा दिया कि भाई काम ऐसे करूंगा। तो ये होता है फोकस ग्रुप के द्वारा आप टेक्निक ले रहे हैं अपने बिजनेस को चलाने की। समझ में आई बात बच्चा? समझ में आ गई हो तो बात लाइक जरूर कर दिया करें। हाँ देखो, मैं जल्दी कहता नहीं हूं, लेकिन कह रहा हूं दोस्तों को बताएं भी। Focus group in entrepreneurial creative thinking involve assembling a diverse set of individuals to collaboratively brainstorm and discuss innovative ideas, product or services. Through open dialogue, entrepreneurs leverage these sessions to ये क्या लिखा हुआ, harness creative thinking, gain insight and refine their strategies based on diverse perspective और ये लिखा fostering innovation एंड मार्केट एडाप्टेबिलिटी। पढ़ने में दिक्कत क्यों आ रही थोड़ा सा पता है? ये लाइट आपको इसमें नहीं लग रही बेटा, लाइट लेकिन ज्यादा आ रही है इस पर, तो हम इसको कल सही करवा देंगे। और दूसरी बात, ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ, चीजें स्मॉल में, और कल से भैया पीपीटी थोड़ा सही बनाइए आप, ठीक है, थोड़ा कैपिटल स्मॉल का ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो कहने का मतलब क्या है कि भैया देखो, इसमें एंटरप्रेन्योर क्या करता है, लोगों को इन्वॉल्व करता है, लोगों को खुला सेशन देता है, बताता है प्रॉब्लम को, बताता है कि हमें इस टाइप की प्रॉब्लम है, हम ये बिजनेस करने जा रहे हैं, आप बताइए। लोग अपना आइडिया देते हैं और फिर ये उसी तरीके का आइडिया जो है वो अपने माइंड में ला करके चीजों को आगे बढ़ाता है। ये होता है फोकस ग्रुप। आप फोकस ग्रुप से अपने लिए आइडिया जनरेट कर सकते हैं। अगला आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। सर ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग भी फोकस ग्रुप से थोड़ा बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? फोकस ग्रुप से। होता ये भी एक ग्रुप ही है, बट थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है, थोड़ा ज्यादा टेक्निकल होता है। जैसे हमने क्या किया, हमें जो है एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना है। मान लीजिए हमको एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना है, क्लियर? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट में हम पैकेजिंग का काम करेंगे। अब हमने सोचा कि आजकल तो एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, गवर्नमेंट के लॉ वगैरह बहुत ज्यादा आ रहे हैं, समझ में आ रही बात? गवर्नमेंट के नियम कानून तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर मान लो कल को पोल्यूशन हुआ हमारी वजह से तो बिजनेस पे असर आएगा।
अच्छा, तो मैंने क्या किया, कुछ लोगों को बुलाया जो एक्सपर्ट हैं, जो बहुत ज्यादा जानकार हैं। मैंने उनसे कहा मैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं, और आप बताइए, जैसे मान लो मैं पॉलीथीन बनाना चाहता हूँ या बैग बनाना चाहता हूँ पैकिंग करने के लिए। तो उसने कहा ठीक है, सबने कहा, किसी ने कहा केले के पत्ते को सुखवा के बनाइए, उसका भी होता है मिक्स करके बढ़िया पीस करके, मतलब मशीन करती है उसका काम बढ़िया, बाद में एक बढ़िया मोटी कागज का टाइप का बन जाता है। किसी ने कहा नहीं, आप जो है बड़े बड़े पत्ते आते हैं सागौन के, उसको काट के बनाइए। किसी ने कहा नहीं, आप कागज से काम करिए, कागज को ही इकट्ठा करके चिपकाइए और बैग बना दीजिए। तो बेटा सबने अपना अपना एक आइडिया दिया, ठीक। अच्छा, सबका आइडिया मैंने कलेक्ट कर लिया कि भाई कैसे मैं इको फ्रेंडली काम करूंगा। देखो ये टेक्निकल काम है, छोटा मोटा, ये तो एक नॉर्मल काम था ना, सबकी पसंद से चाय पानी पूछ करके काम कर दिया। लेकिन मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें थोड़ा टेक्निकल है। ये इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है, बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं इसको। बड़ी प्रॉब्लम के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। अब फिर क्या हो रहा है, अब सब कह रहे हैं, सबका आइडिया मैंने लिया। अच्छा, मैं सबके आइडिया पर विचार करूंगा, विमर्श करूंगा, किसी के आइडिया को मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया, मैंने सबके आइडिया को देखा सुना। उस समय तो मुझे लगेगा कि यार ये लोग क्या राय दे रहे हैं, बाद में जब मैं आइडिया को इंप्लीमेंट करूंगा अपने माइंड में लाके रियलिटी में, तो लगेगा यार वाकई में सबने बताया था। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग बेटा बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब मैं लोगों को इकट्ठा करता हूँ टेक्निकल चीजों को, तो मैं उस समय किसी की बातों को, जो वो लोग आइडिया देते हैं, राय देते हैं, एडवाइस देते हैं, उसको मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ। लेकिन बाद में मैं उसको सबका एक साथ जब कंक्लूड करके क्रक्स निकालता हूं, तब देखता हूं कि यार वाकई में इनका आइडिया ज्यादा अच्छा है, और फिर मेरे पास एक आइडिया आती है और मैं काम ऐसे करता हूं। फिर भविष्य में मुझे कोई आइडिया जनरेट करना होगा तो ऑलरेडी मेरे पास एक एक्सपीरियंस हो चुका, फिर मैं आइडिया जनरेट करना चालू करूंगा अपने एक्सपीरियंस से, फिर मुझे किसी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। तो फोकस ग्रुप से बड़ा होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। समझ में आई बात सर? बहुत अच्छे, आगे बताइए सर। एटीट्यूड एनालिसिस क्या होता है? यहीं तक पढ़ना आपको, ये यहीं तक बस। एटीट्यूड एनालिसिस, सर ये ऊपर क्यों चले गए आप? अच्छा नीचे आते हैं भैया। एटीट्यूड एनालिसिस क्या होता है? व्यवहार का विश्लेषण। बहुत सिंपल है बेटा, हर एक एंटरप्रेन्योर के अंदर अगर क्रिएटिव बनना है तो उसके अंदर एटीट्यूड को एनालिसिस करना पड़ेगा। उसको ये देखना पड़ेगा कि जो उसका एटीट्यूड है कस्टमर के लिए, सोसाइटी के लिए, क्या उसके अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी है, क्या वो नई आइडिया जनरेट कर पाता है कि नहीं कर पाता है, क्या वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चल पाता है कि नहीं चल पाता है, क्या वो जैसे हमारा माहौल होता है, मार्केट होता है, क्या वैसे वो अपने बिजनेस को चला पाता है कि नहीं पाता। तो ये भी अगर आप इस तरीके के व्यक्ति हैं तो जाहिर सी बात है आपके अंदर हमेशा एक अच्छी आइडिया, आप अच्छे जो है अच्छी सोच वाले व्यक्ति रहेंगे। तो जितना ज्यादा आप अपना एटीट्यूड एनालिसिस करोगे उतना ही ज्यादा आप अपने माइंड को मैप कर पाओगे और नई नई आइडिया अपने दिमाग में ला पाओगे। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। एक ये भी तरीका है कि आप पहले अपना एटीट्यूड एनालिसिस करिए कि आप रिस्क ले सकते हैं, आप मैनेजमेंट करना जानते हैं, आप बिजनेस को एनवायरनमेंट के हिसाब से चला पाएंगे, तो समझिए आप एक क्रिएटिव व्यक्ति हैं। ठीक है, ये भी एक टेक्निक होती है। अब आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिनेप्टिक्स। क्या आता बेटा? सिनेप्टिक्स। आप लोग थोड़ा देखिए, एक कॉल आ रही है, डिस्टर्ब करने के लिए क्षमा चाहते हैं, बहुत जरूरी बेटा, वरना उठाते नहीं। ठीक है, चलिए उठाएंगे नहीं, इनको हम मैसेज कर देना। बच्चों क्षमा चाहता हूं, आप लोग अगर बुरा लग रहा हो तो सर की क्लास में नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, देखिए अब मैसेज किया। हाँ, सिनेप्टिक्स क्या होता है? सिनेप्टिक्स हमारे पास बच्चों बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं बिजनेस में। अब हमारे पास प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती हैं, तो हमें प्रॉब्लम को टुकड़ों में बांट देना चाहिए। किसमें बांट देना चाहिए? टुकड़ों में। मान लीजिए हमारे पास 4 प्रॉब्लम है, तो हमें चारों प्रॉब्लम को अलग अलग कर देना चाहिए। प्रॉब्लम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। जो फालतू प्रॉब्लम है, जब आप प्रॉब्लम को डिवाइड कर दोगे तो आपको लगेगा ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, मेन तो ये है, हम तो चारों के बारे में सोच रहे थे। जब तक आपने डिवाइड नहीं किया तब तक लगेगा चारों इंपॉर्टेंट, जैसे डिवाइड किया तो आप लगेगा मेन तो ये है, प्रोडक्ट वाला या मार्केटिंग वाला। तो बेटा आप उस पर फोकस कर रहे हैं, उस पर आप अपनी आइडिया, अपने एक्सपीरियंस या आप अपने अंदर नई नई थिंकिंग, लोगों से राय सलाह लेकर के सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो ये होता है सिनेप्टिक्स। सिनेप्टिक्स का मतलब होता है कि किसी सारे प्रॉब्लम को एक साथ फोकस मत करो, हर एक प्रॉब्लम पर आप अपना जो है नजरिया मत बनाओ, हर एक प्रॉब्लम पर आप थिंकिंग या आइडिया जनरेट मत करो। आप क्या करो, प्रॉब्लम को डिवाइड कर दो, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम उस पर फोकस करो, ये सिनेप्टिक्स कहता है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पर जब आप फोकस करोगे तो आप एक यूनिक व्यक्ति बनोगे, आप एक यूनिक तरीके से काम करोगे। अगर आप हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगोगे तो नहीं हो पाएगा। छोटे बड़े प्रॉब्लम डेली आते रहते हैं। तो बिजनेस में एक एंटरप्रेन्योर के पास कई प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको प्रॉब्लम को टुकड़ों में बांट देना चाहिए और मेन प्रॉब्लम पर फोकस करना चाहिए। ये होता है सिनेप्टिक्स। यहां से भी आपको आइडिया आगे बिजनेस चलाने का,
चाहे वो मार्केटिंग को लेके हो, चाहे प्रोडक्ट को लेके हो, चाहे टेक्नोलॉजी को लेके आपके पास आएगा। तो ये देखो पढ़ लीजिएगा, कुछ है नहीं बेटा, बहुत ईजी है। तो कुल मिला करके एक जो व्यक्ति होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, उसके अंदर कहाँ कहाँ से आइडिया आती है, क्रिएटिव थिंकिंग आती है, वो बेटा टेक्निक क्या है, फोकस ग्रुप से ला सकता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकता है, खुद का एटीट्यूड एनालिसिस कर सकता है, या प्रॉब्लम को टुकड़ों में बांट करके मेन प्रॉब्लम पर फोकस करके वो अपने अंदर क्रिएटिव थिंकिंग ला सकता है। आज क्रिएटिविटी खत्म होती है, तो याद रखना क्रिएटिविटी वो चीज होती है जो आपके अंदर होनी चाहिए, जिससे आप नई नई थिंकिंग और नए नए आइडियाज लाते हो, जैसा कि पहले आपके पास नहीं था, और इससे आप नई चीजें बनाते हो जो कि इनोवेशन बन जाती है। आज क्लास यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू बच्चों। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक जरूर करेंगे।